हेलो एवरीवन। यहाँ पर अब एक नया इवेंट हो चुका है। हम जानते हैं कि यूएस ने इस समय अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर। 3 ऐसी लोकेशंस हैं जिसके ऊपर यूएस ने अटैक किया था ईरान की लोकेशंस पे, नतांज, फोर्दो और इस्फहान। लेकिन अब इसके बाद ईरान ने भी बोला कि भाई हम छोड़ने वाले नहीं है यूएस को, और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने यहाँ पर पैरेलली यूएस के एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया है। तो आज उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर फुल कवरेज करेंगे। इससे पहले भी हम लोग कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने ईरान और इजराइल के सारे इवेंट्स को कवर करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में भी आपको वो सारे करंट अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 या 2027 की, तो आपके लिए एक न्यू बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं फॉर 2026 एंड 2027, जिसके बारे में आप डिटेल्स हमारे रिस्पेक्टिव नंबर से ले सकते हैं। अगर बैच के फीचर्स की हम लोग बात करें तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही साथ कंप्लीट सेक्शनल एंड फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स होंगे। पूरा कोर्स जो है वो 18 मंथ्स की ड्यूरेशन में कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद द रिविजन शेड्यूल। क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट 1-on-1 फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। आपका मेंटर आपको रेगुलरली डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे कि इस पूरी जर्नी में जो अभी से हमारे पास कुछ 11 महीने का समय बचता है अगले साल के एग्जाम के लिए, और अगर आप 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 साल है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मेंटर आपको कंप्लीट डिटेल समझाएंगे कि आपको इस प्रिपरेशन को करना किस तरीके से, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन की, तो डेफिनेटली आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से बाकी चीजें पता कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बात यह है कि यहाँ पर ईरान ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो चीज जिस तरीके से अटैक यूएस ने हमारे ऊपर किया है, इजराइल तो कर ही रहा है, लेकिन यूएस ने भी जो हमारे ऊपर अटैक किया है, अब हम यहाँ पर उस चीज पे रिएक्शन जरूर देने वाले हैं। दुश्मन को इसकी सजा जरूर दी जाएगी, ऐसी ईरान के लीडरशिप का कहना है। ट्रंप को लेकर उनका स्टेटमेंट आया है कि शुरुआत तो भले ट्रंप ने करी है, यूएस ने करी है, बट ईरान कह रहा है कि खत्म जो है इस वॉर को हम करेंगे। यूएस कि टारगेटेड बेस, अब देखिए ईरान के पास इतनी हाई एफिशिएंट मिसाइल्स नहीं है कि वो ईरान से लेकर यूएस के एयर बेसिस पे उनके मेन टेरिटरी रीजन पे अटैक कर सके। लेकिन मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका, अभी मैप में आपको दिखाएंगे, मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जिस इलाके के ऊपर यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं। ये मिलिट्री बेसिस पे अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं जो परमानेंट बेसिस होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट होते हैं। उन बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया है, तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग इवेंट को समझें, जुलाई 2024 मतलब आज से कुछ 1 साल पहले यूएस के कांग्रेंशियल रिसर्च सर्विस सीआरएस के थ्रू एक रिपोर्ट आई थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस की ओवरसीज 128 मिलिट्री बेसिस हैं, जिसमें से वो 51 नेशंस के अंदर स्प्रेड हो सके हैं। ये जो मिलिट्री बेसिस है 2 तरीके के, एक है परमानेंट बेस और दूसरा है सिलेक्टेड मिलिट्री लोकेशंस। जो परमानेंट बेस है उन बेसिस को परमानेंट तब कहा जाता है जब वहां पर यूएस की मिलिट्री कुछ 15 सालों के लिए डिप्लॉय करी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू जारी करा जाता है और वहां पे सिग्निफिकेंट लेवल के ऑपरेशनल अथॉरिटीज को मेंटेन करा जाता है। मतलब मिडिल ईस्ट में या दुनिया के जिस भी कोने के अंदर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, उनको परमानेंट बेस तभी कहा जाएगा जब वहां पे 15 ईयर्स तक ऑपरेशनल अथॉरिटी वहां पे दी गई है। और इसके अलावा जो 15 ईयर्स के अंदर नहीं आते वो सब किस में आते हैं, सिलेक्टेड मिलिट्री लोकेशंस के अंदर आते हैं। अब आपके लिए ये चीज जानना जरूरी था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के वो कौन कौन से रीजन हैं जहां पर अटैक किया है वो आपको इसी से क्लियर हो पाएगा। अब आप ये सामने मैप में देखिए यहाँ पर दिस इज ईरान, और यूएस पे अटैक करना तो ईरान के लिए भी पॉसिबल नहीं है उसके बेसिस पे, बट मिडिल ईस्ट में जिस जिस लोकेशन के ऊपर यूएस के बेसिस हैं, जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे कुछ लोकेशंस हैं, दिस रीजन ऑफ द यूएई, यहाँ पर इन लोकेशंस के ऊपर यहाँ पे यूएस के अपने मिलिट्री बेसिस हैं जिनके ऊपर ईरान ने अटैक किया। तो दिस इज अ रीजन ऑफ कुवैत, बहरीन, कतर, दोहा। यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं अटैक जो है वो किया गया है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बहरीन को देखते हैं। दिस इज अ रीजन ऑफ सब बहुत ही छोटा एक गल्फ आइलैंड नेशन है आपका, ठीक है। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गल्फ नेशन, लेकिन यूएस के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में यूएस के एयर बेसिस का ये सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर बहरीन के अंदर डीप सी पोर्ट्स हैं जो यूएस के लार्जेस्ट नेवी शिप्स को अकोमोडेट करते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो भी यहाँ पे स्टेशन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। साथ ही साथ यूएस की जो नेवी है वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पे 1948 से बनाकर बैठी है, ठीक है, जो पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी के कंट्रोल में हुआ करती थी। तो मतलब ये चीज है कि यूएस के मेन लैंड पे अटैक नहीं हुआ है, मिडिल ईस्ट के उन इलाकों पे जहां पर यूएस के अपने मिलिट्री बेसिस है उसके ऊपर ईरान ने यहाँ पर अटैक किया है। कतर पे आ जाइए, दिस इज अ रीजन ऑफ द कतर। कतर के एक बेस है जिसका नाम है अल उवैद एयर बेस। ये भी यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए मिलिट्री में मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां का जो सेंट्रल कमांड ऑपरेशंस है उन्होंने इस चीज वो इसको होस्ट करता है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो एयरफोर्स यूनिट्स हैं स्पेशल ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करवाती है, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूएस के लिए। इस जगहों पे भी अटैक हुआ है। यू कैन सी दिस इज अ लोकेशन ऑफ द बहरीन, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे मैप पे भी देख पा रहे हैं, लोकेशन देख पा रहे हैं, इसकी छोटा सा गल्फ रीजन है हमारे पास जो सामने। अब यूएस का जो अटैक है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, यूएस ने क्या करा, यूएस ने 3 लोकेशन के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, नतांज पे, इस्फहान पे और फॉर्दो पे। लेकिन ईरान ने क्या कहा कि भाई हम तुमसे आगे हैं, हम तेज हैं, चल रहे हैं इसमें। हमने क्या करा है, हमने 400 किलो तक का इनरिच यूरेनियम जो है वो हमने पहले ही सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो ईरान का ये मानना है कि आपने फॉर्दो पे अटैक तो किया, क्योंकि इजराइल ने भी कोशिश करी थी फॉर्दो पे अटैक करने की। लेकिन अगर आप इस चीज पे देखेंगे तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो 400 केजी का इनरिच यूरेनियम जो हमारे को रिक्वायर्ड है वो हम पहले अलग कर चुके हैं। अब ये इवेंट जो है वो टेंशंस भी ट्रिगर कर रहा है कि क्या एक तरफ से इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, फलस्तीन, फिर यूएस का इसमें इंटरवीन करना, अभी यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का रशिया से मिलना, चाइना और इंडिया का अपना टेक लेना, क्या ये सब चीजें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही हैं? क्या ये टेंशंस जो है वो एस्केलेट हो जाएंगी? तो ये भी एक डाउट ऑफ क्वेश्चन जो है वो बार बार इराइज हो रहा है। ईरान के जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई वॉर तो आपने इनिशिएट करा है, बट खत्म कौन करेगा, इसे ईरान करेगा। किसी भी स्थिति में ईरान अभी छोड़ेगा नहीं। साथ ही साथ ईरान ने बहुत सारे अफेक्टिव स्ट्राइक्स करे हैं उन बेसिस के ऊपर, जिनमें आप देखेंगे कि मिसाइल सैचुरेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिनको रडार में सेंस करना मुश्किल है। रडार और सेंसर कवरेज एरियाज गैप्स को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो यू कैन सी लोकेशंस इन द मैप। साथ ही साथ जो अभी आपको बताया था अल उदैद एयरबेस जो आपका कतर में है, दोहा के अंदर, वहां पे 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री पर्सोनल्स डिप्लॉय हैं। और यूएस ने ये बात क्लियरली बोल दी है कि भाई आप लोग अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, अंडर प्रोटेक्शन रहिए। मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू अटैक हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान ने भी बात बोला है कि भाई जितनी मिसाइल्स, अब ईरान तो ये बात बोल रहा है, अब ये दोनों तरफ से ईरान से और यूएस से अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट आ रहे हैं। ईरान बोल रहा है भाई जितनी मिसाइल यूएस ने हम पे दागी थी हमने उसका पूरा काउंटर अटैक किया, हमने कंप्लीटली जो भी यूएस की तरफ से हमें नुकसान हुआ था हमने भी उसके बेसिस को नुकसान दिया है। बट यूएस का ऐसा मानना नहीं है, यूएस कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 14 बेसिस थे उसमें से 13 पे नुकसान हुआ, 13 पे नुकसान नहीं हुआ और 1 को कुछ हुआ। तो उसका ये मानना है कि कुछ नहीं हुआ, हमने तो सारी की सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, डिफ्यूज कर दिया था। बट ईरान का कहना है कि नहीं, हमने कतर और उन लोकेशंस के ऊपर जहां पर यूएस के अपने बेसिस हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। सो यहाँ पे क्या मानना है, दैट नो कैजुअलिटी इन इरानियन स्ट्राइक्स ऑन द यूएस बेसिस एंड रिजर्व्स राइट टू रिस्पॉन्ड, ये स्टेटमेंट अभी यहाँ पर सामने आया है। यूएस का रिएक्शन है, ट्रम्प का रिएक्शन है कि अर्जेंट मीटिंग आई है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और किसी भी तरीके का नुकसान हमें नहीं हो। लेकिन ईरान ये बात नहीं मान रहा है। ईरान बोल रहा है कि बहुत ज्यादा थ्रेट है जो अभी हमने, बहुत ज्यादा नुकसान है जो हमने पहुंचाया। अब आप इस पर एक बार यहाँ पे लोकेशन पे भी देखिए, दिस इज द कंप्लीट एविएशन। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फ्लाइट्स का जो पूरा ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन आप ये बीच में देख पा रहे हैं दिस स्पेस, दिस कंप्लीट स्पेस इज अ रीजन जहां पर इस समय किसी भी तरीके का एयर ट्रैफिक नहीं बिल्ड हुआ है। मतलब ये नेशंस अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि टेंशंस जो हैं वो दोनों जगहों से इन पूरे पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट के रीजन के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे को बताता है कि एयर स्पेसेस का इस्तेमाल, अभी बहरहाल एक न्यूज और भी आई थी कि ईरान ने सबके टेंशंस के बीच में इंडिया को तो उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया है, और कतर ने भी बोला है कि शुरुआती तौर पर उसने इसको इस्तेमाल नहीं करने दिया था, बट यूएस
को अब उन्होंने कतर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया। नाउ तो पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें और हम इंडियंस के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि भाई इंडिया की बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन बेस है जो मिडिल ईस्ट के अंदर रहता है। कुछ 7 से 8 लाख इंडियंस हैं जो कतर के अंदर रहते हैं। और किस तरीके के वर्क्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब वहाँ पर वो लोग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इन तरीके के वर्क्स में इन्वॉल्व है। यहाँ पर इंडिया फॉरेन वर्कर्स के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी हेल्ड करता है। उसके बाद नेपाल है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है और भी बाकी लोग हैं जो इसके अंदर आते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिलने जाते हैं किससे? रशिया के लीडर पुतिन से। अब क्या आगे उसमें होगा वो तो हमें आगे के इवेंट्स में ही पता चल पाएगा, बट वहां पर क्या रशिया सपोर्ट करने वाला है या रशिया कहने वाला है कि भाई हाँ ठीक है हम बैकिंग करेंगे, हम ऑलरेडी यूक्रेन के वॉर में है तो इस समय हम लोग न्यूट्रल स्टेट पर रहेंगे। अगर हम लोग सेक्टर्स की भी बात करें तो इंडियंस वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनेंस, ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी है। इस इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कुछ भी होता है उसका एक बहुत ही डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट रहता है। ईरान जो है वो इन रिस्पॉन्सेज को भी कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने रिटेलिएट करा है और यहाँ पे साथ में जो इस तरीके से रिटेलिएट कर, अमेरिकन कह रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। द गोल इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ इंटरनली। ईरान कह रहा है कि हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, आप हमसे पंगा मत लीजिए, ठीक है ना, हम भी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स को डील कर सकते हैं। कतर ने, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, कतर के यहाँ पे एयर बेसिस हैं यूएस की, और कतर जो है वो ईरान का भी एक सपोर्टी है एक तरीके से। कतर ने दोनों ही जगहों को बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, उसने मिनिमाइज करा है पोटेंशियल लॉस को उसकी लैंड के ऊपर। साथ ही साथ इराक की जो लीडरशिप, इसमें इराक भी है बीच में भी, वो भी क्रिटिसाइज कर रही है अटैक को, और वो कह रही है कि दोनों के दोनों नेशंस के बीच में इस समय डी एस्केलेशन होना चाहिए। कई जगहों पे ये भी कह रहे हैं कि जो मूव है कि अभी यूएस ने अटैक किया, फिर ईरान ने अटैक किया और ईरान ने तो रिटेलिएट करा है, अब इसके बाद जो टॉक्स है वो डी एस्केलेट होंगे, बड़े नहीं और वो डी एस्केलेट हुए, बट ये सिचुएशन फर्दर दोनों नेशंस के प्रोग्रेसिव स्टेट पे हमें पता चलेगी। करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में दुनिया में इस समय टेंशन चल रही है। ईरान ने अपना कंप्लीट रिटेलिएशन यहाँ पे दिया है और उन्होंने भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया है। इंडिया का स्टैंड ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों से बोला है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की धमकी दी थी ईरान ने कि भाई हम तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है इसको हम लोग, इस पैसेज को ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई इस तरीके का मत करिएगा क्योंकि इससे जो ऑयल ट्रांजिट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही साथ रशिया और चाइना डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वॉर को बढ़ाने की कोई कंडीशन नहीं है। तो पुतिन का इस समय ईरान के लीडर से मिलना, फॉरेन मिनिस्टर से मिलना और क्या कॉन्वर्सेशन होना वो तो समय के साथ ही हमें आगे पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने इस कंप्लीट इवेंट को यहाँ पर आपके लिए ब्रेक डाउन करा है, आप इसको अच्छे से समझ सके। अगर इससे पहले आपने ईरान और इजराइल की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर आज ही हमारे चैनल पर उसको देखिए, जिससे आपको कंप्लीट कवरेज जो है वो समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट ब्रेकडाउन करके इस सिचुएशन को आपके सामने इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पता चली होंगी, और भी अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ योर टेक। आपको क्या लगता है कि इस समय जो इजराइल, ईरान और यूएस, ये जो ट्राइंगल बन चुका है, ये जो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये किस डायरेक्शन में टर्न हो सकता है? व्हाट इज योर व्यू इन दिस? ओके, सो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स हमारी तरफ से मिलते रहे। कमेंट्स में अपने व्यू जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा हमारे को। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।